দেখো রেকর্ডিং এ মেসেজ আছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो हम लोग डिप्रिशिएशन स्टार्ट किए थे, उसमें एक ही क्लास हुआ था हम लोग का, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने WDB मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दोनों मेथड सीखा था, ठीक है। तभी उससे हम लोग जो भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम लोगों ने दोनों मेथड का एक एक किया था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर लास्ट दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो तो काफी छोटा था। हम लोग अभी ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ठीक है। ये सब थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है द मशीन अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 Jan 2019। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। तो मशीन अकाउंट जो है फैक्ट्री का, उसमें बैलेंस 1 Jan 2019 का। इट्स अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 December ईच ईयर। तो इनका अकाउंट्स जो है वो 31 December ईच ईयर बनता है। एंड डेप्रिशिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसका मतलब क्वेश्चन हम लोग का WDB मेथड का है, ठीक है। फिर बोल रहा है, तो यहाँ पर अभी तक क्या बोला कि एक फैक्ट्री में कुछ मशीन लगा हुआ है, एक जिसका बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस मतलब ये परचेज प्राइस नहीं है, डेप्रिशिएशन लगते लगते इसका बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है 19 लाख। अब बोल रहा है इट्स अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31 December ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होगा 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑन 1 June ये न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,80,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर्ड इन इरेक्टिंग द मशीन वर्क्स आउट टू 8920 ऑन द सेम डे। 1 जून को एक नया मशीन और खरीदा गया जिसका कॉस्ट है 2,80,000 और उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा है 8920 सेम डेट पे। ऑन 1 June 2019 a machine which had cost 4,37,400 on 1 Jan 2017 was sold for 75,000. Another machine which had cost 4,37 on 1 Jan 2018 was scrapped on the same date and it realized nothing। तो कुछ भी पैसा नहीं मिला बेचने के बाद। राइट ए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हमें एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है फॉर द ईयर 2019 अलोइंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इन द पास्ट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल वैल्यू। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले ड्रॉ कर लेंगे क्या क्या बोला है इस क्वेश्चन में। तो एक टाइमलाइन बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर बोला है बैलेंस दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं 19 लाख ऑन 1 Jan 2019। तो 1 Jan 2019 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 19 लाख। ओपनिंग बैलेंस मशीन का दिख रहा है 19 लाख। इट्स अकाउंट वेर मेड अप टू 31 December इसलिए। तो इनका अकाउंट हर साल 31 December को क्लोज होता है और डेप्रिशिएशन WDB मेथड पे 10% पर एनम करके लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इनका जो डेप्रिशिएशन है वो कैसे लगेगा। डेप्रिशिएशन लगेगा 10% ऑन WDB और ईयर एंड जो है वो होता है 31 December को। तो पहले बार ईयर एंड होगा 31 December 2019 को, ठीक है। और इस बीच कुछ ट्रांजैक्शन है तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो इस बीच में ना ट्रांजैक्शन है, तो अभी सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 31 December 2019 ये पूरा एक साल हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है 1 June 2019 को। तो 1 June 2019 का एक ट्रांजैक्शन बोला है। तो 1 जून यानी हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं जून यानी 6 का मंथ। 1 June 2019 इस दिन क्या हुआ है, बोल रहा है कि ए न्यू मशीन वाज एक्वर्ड मतलब खरीदा गया है जिसका कॉस्ट है 2,80,000 और उसमें जो है इरेक्शन चार्जेस या फिर इरेक्शन इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर्ड इन इरेक्टिंग द मशीन वो है 8920, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज हुआ है नया मशीन जिसका परचेज कॉस्ट है 2,80,000 प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा है यहाँ पर 8920। तो टोटल कितने का मशीन आ जाएगा, क्योंकि जब तक मशीन रेडी टू यूज नहीं होता है तब तक किया गया हर एक खर्चा मशीन के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का
02988, 2,88,920 रुपीज। अच्छा, फिर इसके बाद ऑन 1 June 2019, इसी डेट पे ए मशीन विच हैड कॉस्ट 4,37,000 ऑन 1 Jan 2017 वाज सोल्ड फॉर 75,000। तो बोल रहे इस डेट को एक मशीन सोल्ड आउट भी कर दिया गया है जिसका कॉस्ट था 4,37,400। कब था? 1 Jan 2017 को। तो अब मुझे 1 Jan 2017 का भी डेटा बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे मेरा यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, तब जाके हम ये ड्रॉ को इधर कंप्लीट कर पाएंगे। तो 1 Jan 2017 में खरीदा गया है, तो ये तो मेरा 19 है। तो एक 18 का ईयर हो जाएगा, एक 17 का ईयर हो जाएगा। तो 1 Jan 2017, ठीक है, 1 Jan 2017। यहाँ पर 4,37,400 का मशीन था। वो मशीन बेच दिया गया है इस डेट पे। इस डेट पे ये मशीन बेच दिया गया है कितने पे? 75,000 पे। यहाँ पर एरो को ऐसे बढ़ा देते हैं, सोल्ड आउट फॉर 75,000। 75,000 से बेच दिया गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है? On 1 Jan 2018 was scrapped। अच्छा, another machine which had a cost 4,30,000। अच्छा, ये 37,400 था और ये 4,37,000 है। ठीक है, मैंने सही लिखा है। इसके बाद बोला एक मशीन जिसका कॉस्ट था 4,37,000, 1 Jan 2018 को वो स्क्रैप्ड हो गया सेम डेट में, बट उससे हमें कुछ रियलाइज नहीं हुआ, मतलब बेच के कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 Jan 2018 को एक मशीन परचेज हुआ था 4,37,000 से, ठीक है, जिसको बेच दिया गया है इसी डेट पे, बट ये सेम डेट पे ही बेचा गया है। ये भी बेच दिया गया है सेम डेट पे, लेकिन कुछ रियलाइज नहीं हुआ। सोल्ड आउट फॉर जीरो वैल्यू, मतलब कुछ मिला नहीं। ठीक है, हम लोग ऐसे जीरो वैल्यू ये बोल सकते हैं, स्क्रैप में कुछ नहीं मिला। हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है सिर्फ 2019 का, अलाउइंग द सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एज इन द पास्ट, कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज। तो हम लोग को बना के देना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने मशीन्स का वर्किंग नोट बनेगा? 3 मशीन्स का वर्किंग नोट बनेगा। ये हम लोग बोल सकते हैं मशीन 1, मशीन 2, ठीक है। और यहाँ पर एक नया मशीन खरीदा गया था इस तरीके से। तो हम पहले ये फर्स्ट जो Jan 2017 है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 Jan 2017 को मशीन जो परचेज हुआ था उसका कॉस्ट था 4,37,400। उसके बाद ये मशीन का अगर हम लोग देखें, हम लोग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे सिंपल। तो फिर हम लोग ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ईयर एंड आ गया, डिप्रिशिएशन लगेगा। इस बीच में किसी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगा देंगे। डिप्रिशिएशन लगेगा 31 December 2017 तक का, एट द रेट ऑफ, सेम रेट बोला है, एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% करने से हो जाएगा 43,740। तो माइनस करने से कितना आएगा? 4,37,400 -43,740, 3,93,660। 660 ये बैलेंस हो गया 1,118 का, ठीक है। फिर यहाँ पर 1,118 को एक नया मशीन परचेज हुआ, और ये 1,117 वाला मशीन जो है ये भी है। तो फिर यहाँ पर दूसरा हमारा मशीन हो जाएगा 1,118 को जो परचेज हुआ। तो हम लोग कहाँ लिखे? यहाँ पर लिख देते, इसके साथ बराबर करते हुए 1,118 में
परचेस यानी कॉस्ट ही लिख देते, हर जगह पे कॉस्ट लिखा है, यहाँ आगे वाले पे भी। तो कॉस्ट हम लोगों ने 4,37,000 का इस डेट पे एक मशीन भी खरीदा। अब मशीन खरीदने के बाद ये ऐसे जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड आने पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डिप्रीशिएशन लग जाएगा। डिप्रीशिएशन लगा देंगे। तो दोनों पे ही लगेगा सेम तरीके से डिप्रिशिएशन। तो इस पे लग जाएगा 10%, तो ये वैल्यू हो जाएगा 39,366। तो बचा हुआ वैल्यू 3,54,294, और इस पे भी 10% जब लगेगा 43,700। माइनस करके देखते हैं। 4,37,000 माइनस 43,700, तो बचा हुआ वैल्यू 3,93,300। 31st December 18 डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ये 1119 का वैल्यू है। ठीक है, तो 1119 का ये वैल्यू है। अच्छा, अब 1119 में हमें ओपनिंग बैलेंस इतना दिख रहा है कि एसेट इतने का बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू को ऐड करने से हमारा उतना आना चाहिए। तो देखते हैं उतना आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो और भी कोई एसेट होगा जिसका डिटेल्स हमारे पास है नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ये वैल्यू प्लस यहाँ पर 3,54,294, ये ऐड करने से 7,47,954 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अलावा भी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 19 लाख दिख रहा है ना, तो इसके अलावा भी कोई एसेट होगा जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, जो कि 11,52,000 जो है 406 रुपीज का है। तो इसका भी हमें अब कैलकुलेशन दिखा लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ बाइफरकेट कर लेते हैं, मतलब 19 लाख हमें ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है 1119 को, जिसमें से ये दो बैलेंस हमें पता है। तो 1119 में और एक बैलेंस भी हमें दिखेगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1119 का और भी बैलेंस दिखेगा, क्योंकि ये दोनों ऐड करने के बाद भी हमें और भी अमाउंट जो है दिख रहा है कि होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ऑफ मशीन इस डेट पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गिवन है 19 लाख। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लेस कर देते हैं 1119 का बचा हुआ वैल्यू, जिसको हम लोग WDV भी बोल सकते हैं, ऑफ मशीन, तो 3,93,330 प्लस ये 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 3,54,294, तो ये ऐड करने से कितना आएगा, माइनस ये कर देंगे तो 11,52,406 हो जाएगा। तो ये माइनस कर देते हैं, 39,33,0, 3,54,294, 7,47,594। ठीक है, तो ये माइनस कर देने पे हम लोग को ये बैलेंस मिल गया। तो 1119 में ये मशीन जो हमें पता है कितने में खरीदा गया था उसका बैलेंस इतना आ रहा है, ये मशीन का बैलेंस कितने में खरीदा गया था उसका बैलेंस इतना आ रहा है, बाकी मशीन्स का हमें पता नहीं कितने में खरीदा गया, बट इतना और भी बैलेंस है मशीन का, तब जाके टोटल 19 लाख होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, पूरा डिटेल्स लेके यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब आगे जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ पर हमारा 1619 में कुछ मशीन सोल्ड आउट हो रहा है और एक मशीन खरीदा भी जा रहा है। ठीक है, तो जो खरीदा जा रहा है उसका वर्किंग नोट जो है हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। और जो बिक गया, तो 1619 में दो तीन चीज हुआ। ठीक है, 1619 में जो है तीन चीज हुआ है, दो मशीन बिक गया है और एक मशीन खरीदा गया है।
तो पहले ये देखते हैं 1 जुलाई, ये 1 Jan 17 वाला मशीन बिक गया है, तो 1 Jan 17 वाले मशीन का 1119 में वैल्यू इतना था, वो बिका का 1 जून को, तो ये मशीन इसके बाद 1 जून को सेल हो जाएगा। तो 1 June 19 तक तो हमारे पास था, तो इस समय तक इसका डिप्रिशिएशन लगेगा। तो जैन से लेके जून अगर हम लोग काउंट करें, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि 1 जून को बिका है, तो 5 मंथ का डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन 5 मंथ का लगेगा। तो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 354,294 बचा हुआ वैल्यू इंटू 10% डिप्रिशिएशन इंटू 5/12 करने से 5 मंथ का डिप्रिशिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है। 354,294 इंटू 5%, सॉरी इंटू 10% होगा। 294 इंटू 14,762.25, तो हम पॉइंट को इग्नोर करके लिख रहे हैं इतना। तो इतना डिप्रिशिएशन लग गया। इसके बाद ये एसिड बिक रहा है, तो वैल्यू था पहले इतना, बेचने के वक्त वैल्यू कितना आया, तो ये डिप्रिशिएशन लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा। 339,532 ये हो गया, लेस कर देते हैं सेल प्रोसीड्स, कितने का बेचा गया। तो कितने का बेचा गया, ये व्हाइट कलर वाला जो लाइन है वो बोला जा रहा है 75,000। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 75,000। तो हमारे हिसाब से जो एसेट का वैल्यू हमारे लिए 3,93,532 है, वो हम लोगों ने 75,000 में बेच दिया, तो हम लोग के लिए लॉस है। कितने का लॉस है, 2,64,532 का हो गया लॉस। और ये यहीं पर क्लोज क्रॉस लगा दिया, आगे ये मशीन और हमारे साथ नहीं रह रहा है। और इस डेट पे और क्या हुआ था, ये येलो कलर से देखें तो ये मशीन भी बिक गया था 0 वैल्यू पे। ठीक है, तो इस मशीन ये भी सेम डेट पे बिका था, तो 1619 तक का इस पे भी लगा देंगे हम लोग डिप्रिशिएशन 5 मंथ का। तो कैसे कैलकुलेट होगा, सेम तरीके से इंटू 10% इंटू 5/12। तो देखते हैं कितना होगा, 393300 इंटू 10% इंटू 5/12, तो 16,388 माइनस 393300, मैंने राउंड कर दिया उसको, तो 3,76,912 आए माइनस करने से। अच्छा, अब इसको बेचा गया है, इसमें सेल प्रोसीड्स है 0, कुछ भी नहीं मिला, नथिंग रियलाइज्ड था, सेल प्रोसीड्स 0, तो पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा। अगर मेरे हिसाब से मेरे एसेट का बुक वैल्यू इतना है, जो बेचने पे मुझे मार्केट से कुछ नहीं मिला, तो ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इस डेट पे और एक ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक मशीन खरीदा भी था, जो कि ग्रीन कलर से लिखा है 1619 में परचेस किया था, उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1619 में और एक ट्रांजैक्शन होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ जगह नहीं, अगर 3 लाइन बाय लाइन होता तो बेटर होता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 1619 में परचेस किया है हम लोगों ने और एक मशीन, जिसका कॉस्ट आ रहा है 2,88,920, मैंने टोटल वाला ही लिख दिया। ठीक है, इसको जब हम लोग लेजर में पोस्ट करेंगे तो 8,920 के लिए अलग एंट्री करेंगे, 2,80,000 के लिए अलग एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर ये परचेस कर लिया, वो दिखा दिया। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पर ईयर एंड आ गया। ईयर एंड आने पे क्या होगा, 2 मशीन तो हमारे पास से गया, एक नया मशीन जो अभी हम लोगों ने खरीदा हमारे पास है, और ये जो 19 लाख बैलेंस दिख रहा था उसमें से 2 मशीन तो आउट हो गया, बाकी ये जो मशीन बचे हुए इसका डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। तो 31 दिसंबर में डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा।
2,88,920 into 10% into 7/12. $16,854 कर लेते हैं, -288,920, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2,72,066। और यहाँ पर भी डिप्रिशिएशन लगेगा, यहाँ पर लगेगा फॉर 12 मंथ्स। क्यों 12 मंथ्स लगेगा? क्योंकि ये 11,52,406 का जो बैलेंस है वो तो हमारे यहाँ से चल रहा है हमारे साथ, तो इस पे पूरे साल का यानी 10% डिप्रिशिएशन लगेगा। तो इस वैल्यू पे अगर हम लोग 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11,52,406 इंटू 10%, 11,52,412, 11,52,406, 10,37,165, ये बैलेंस बचेगा। अब इस चीज को हमें अकाउंट में बना के दिखाना है, मतलब लेजर में ये चीज हमें पोस्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग लेजर बना लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अकाउंट फॉर 2019। गुड मॉर्निंग संदीप जी। गुड मॉर्निंग संदीप जी। गुड मॉर्निंग मैम। एक पर्टिकुलर्स अमाउंट तो जैसे यहाँ पर लिखा है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमें सिर्फ 19 का मतलब इस पीरियड का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हमारे पास बैलेंस कितना है वहां से ये सब लिखने का जरूरत नहीं, कब परचेज, क्योंकि वो सब 1117 और 18 का हम लोग को 19 का बनाने बोला। तो सबसे पहले 1119 का बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी बोल 19 लाख। अब इस पे डिप्रिशिएशन हमें दिखाना है, ये हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस देखा, फिर उसके बाद इस तरीके से ट्रांजैक्शन जा रहा है। यहाँ पर 1/6/2019 को मशीन परचेज और 2 मशीन बिका है, तो 1/6/19 को जो मशीन परचेज हुआ है उसका लिखेंगे टू बैंक। परचेज को अलग और इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग दिखाना होता है, तो 2,80,000 सेम डेट पे ही दिखाना होता है। टू बैंक इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस था 8,920, 8,920। अच्छा, अब यहाँ पर 2 मशीन बिक गया है, तो 1/6/19 को 2 मशीन बिका है, तो जो मशीन बिक गया है उसका डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड होगा बाई डिप्रिशिएशन। 2 मशीन बिका है, पहले ये वाला, तो 14,762 ये मशीन बिका है कितने में, उसको हमें लिखना पड़ेगा बाई बैंक सेल प्रोसीड्स। तो बिका है ये हम लोगों का 75,000,
और जो लॉस हुआ है उसको लिखना पड़ेगा बाई पीए, लॉस ऑन सेल। तो लॉस है 75 का 264,552, 264,530। यहाँ पर फिर से 1619 को फिर से ट्रांजैक्शन हुआ, फिर से एक मशीन दिख गया जिसका डिप्रिशिएशन हमारे पास लिखने के पहले तक 16388 हुआ। फिर इसको बेच देंगे। अच्छा, बेच के तो इसमें कुछ रियलाइज नहीं हुआ, रियलाइज 0 था, तो फिर सिर्फ लॉस रिकॉर्ड करेंगे। बाई बैंक कुछ नहीं आएगा क्योंकि बेच के कुछ मिला नहीं। तो लॉस जो है वो हम लोग का 376,912 है, 376,912। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक मशीन परचेज उसका लिख दिया। अब 31 दिसंबर का जो है डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 31 दिसंबर 19, तो बाई डिप्रिशिएशन। तो दो मशीन बचा हुआ है, दोनों का डिप्रिशिएशन तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके। जो ओल्ड मशीन बचे हुए हैं उसका डिप्रिशिएशन, और जो नया वाला खरीदा उसका डिप्रिशिएशन। तो यहाँ पर बाई डिप्रिशिएशन न्यू मशीन। तो ओल्ड मशीन का डिप्रिशिएशन है 115241, 115241। न्यू वाले का है 16,854,854। अब बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस CD ओल्ड मशीन और न्यू मशीन। वर्किंग नोट में दिखेगा हमें, ये है ओल्ड वाला है 1037,165, और न्यू वाला है 272066। क्योंकि सभी मैंने वर्किंग नोट में बनवा दिया है, तो बचा हुआ बैलेंस भी वर्किंग नोट से ही लिख दिया, तो हम लोगों का दोनों साइड टैली हो जाएगा। क्योंकि कुछ बैलेंस, नॉर्मली बैलेंस जो है एसेट का बचा हुआ बैलेंस निकलता है, क्योंकि हम वर्किंग नोट में ही सारा चीज करवा रहे हैं, तो फिर हमें वो देख के पुट कर देना है, दोनों साइड ऐड करने से टैली हो जाए। तो इधर टोटल आ रहा है लेजर का 221,88,920। इधर भी सेम आना चाहिए, देख लेते हैं। 14,762,75, 264,532, 16,388, 376,912, 115241, 16,854, 1037,165, 27,2066। हाँ, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21,88,920। तो प्लांट एंड मशीनरी जो अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था वो हम लोग का इस तरीके से बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जब भी हम लोग ये डिप्रिशिएशन लिख रहे हैं ना, तो यहाँ जो भी वर्किंग नोट बनेगा उसका नाम देना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ एक ही वर्किंग नोट नंबर देके सारा लिख दिया है, हम लोग चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं, जैसे इसको वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग, टोटल 4 वर्किंग नोट भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं।
4 मशीन्स था, ठीक है, 1 2 और यहाँ पर बचा हुआ यहाँ, तो फिर हर एक मशीन के लिए हम लोग अलग अलग वर्किंग नोट जो भी बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नोट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ से मिला, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1, ये लिखना जरूरी होगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हम और नहीं लिखेंगे, वो तो लिखना पड़ता है एग्जाम टाइम में, ठीक है, कि कहाँ से ये वाला डेटा मिला, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन नहीं था। तो ये जितने भी है ये सभी वर्किंग नोट 1 से हुआ है, तो थोड़ा जगह रखना है जिसमें हम लोग ये चीज लिख पाए कि ये हम लोग वर्किंग नोट 1 से ये सब डेटा को लेगा, या फिर जो भी नंबर हम लोग देंगे, अगर एक वर्किंग नोट का नंबर नहीं देकर 3 4 देते हैं तो वैसे लिखना पड़ेगा जैसे नोट दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोला है कि The LG Transport Company purchased 10 truck at 45 lakh each। मतलब एक एक ट्रक का जो कॉस्ट है वो 45 लाख करके है ऑन 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 2016 में ट्रक परचेस किया गया था, और कितना सारा 10 ट्रक, एक एक ट्रक 45 लाख का है, मतलब 10 ट्रक हो जाएगा 450 लाख का हो जाएगा। On October 1st 2018 one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and 27 lakh is received from the insurance in full settlement। मतलब एक ट्रक का 1 अक्टूबर 18 में एक्सीडेंट हो गया था और वो पूरा ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्योंकि ट्रक का इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी ने फुल सेटलमेंट करके 27 लाख दिया है। फिर बोल रहा है ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे, ऑन द सेम डेट मतलब इस डेट का बात हो रहा है, क्योंकि इसके पहले ये वाला सेंटेंस था। तो 1 अक्टूबर 2018 another truck is purchased by the company for the sum of 50 लाख, ठीक है। तो एक ट्रक 45 लाख वाला जो है डिस्ट्रॉयड हो गया एक्सीडेंट में, इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख मिला, और उसी दिन 50 लाख का एक ट्रक खरीदा इस कंपनी ने। द कंपनी राइट ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। राइट ऑफ मतलब ये रेट देख के पता चल रहा है कि डिप्रिशिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम। मैंने लास्ट क्लास में जब लिखवाया था तो सारे नाम इसीलिए लिखवा दिए थे, क्योंकि कभी दे देता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कभी बोल देगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, कभी बोल देगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उस सभी का मतलब एक ही होगा। The company observed the calendar year as its financial year। कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर इनका जो है फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है इस कंपनी का। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट, हमें मोटर ट्रक अकाउंट बना के देना है 2 ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019। मतलब 2 साल का बनाना है और लास्ट जो ईयर होगा वो खत्म होना चाहिए 19 को। तो इसका मतलब अगर कैलेंडर ईयर है तो 2 साल जो 19 में खत्म होगा, तो एक 18 का अकाउंट दिखाना है, एक 19 का अकाउंट दिखाना है। तो पहले तो हम ये टाइमलाइन में ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि हम कर रहे हैं, उसके बाद उसका वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर उसका लेजर पोस्टिंग कर देंगे। तो पहले टाइमलाइन बना लेंगे। यहाँ पर पहले 1 अप्रैल को परचेस हुआ था 10 ट्रक, 1 अप्रैल 16 परचेस 10 ट्रक एट द रेट ऑफ 45 लाख ईच। हर एक ट्रक जो है 45 लाख करके परचेस हुआ है एक एक। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट हमें बोला है कि अक्टूबर 18 में एक्सीडेंट हुआ, तो क्योंकि इनका जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, तो ट्रक खरीदने के बाद साल कब खत्म हुआ होगा, दिसंबर में 16। अभी अक्टूबर में एक्सीडेंट हुआ है तो 16 तक हमारे पास कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 31 दिसंबर 17, ठीक है। फिर उसके बाद
18 आ जाएगा, हमें 19 तक ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि 19 तक का हमें बनाने के लिए बोला है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें। 31 दिसंबर, ये 19 और ये वाला 18। लेकिन हम लोग को अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है जस्ट यहां से यहां तक का, बस इतना हमें दिखाने के लिए बोला है। लेकिन इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है हमारे पास। तो इतना सारा ट्रक परचेज हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट कब हुआ बोला है कि 1 अक्टूबर कौन से साल में, 18 में। तो 1 अक्टूबर 18 यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये 17 से 18 है, तो 1 अक्टूबर यहाँ पर मान लेते हैं। ये हो गया 1/10/18, इस दिन हुआ है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ है और रिकवर हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है ट्रक का और रिकवरी हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख रुपीज का। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? आ, बस इसी दिन पे और एक ट्रक खरीदा गया है 50 लाख का। अच्छा, इस डेट पे ट्रक को भी इन्होंने परचेस किया, सेम डेट पे परचेस भी किया गया है। 50 लाख का ट्रक परचेस कर लिया गया है। और हमें यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजैक्शन दिखाने बोला है, जो मैंने पीले वाले कलर से दिखा है। डिप्रिशिएशन लगना चाहिए 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डिप्रिशिएशन जो है, डिप्रिशिएशन का रूल्स बोला है 20% ऑन SLM, SLM मेथड से हमें लगाने के लिए बोला है। और हमें बस इतने टाइम पीरियड का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो कैसे करके होगा, तो सबसे पहले तो 45 लाख करके 10 ट्रक था। अब अगर हम लोग इस चीज को ऐसे देखें कि हमारे पास ये ट्रक, 10 ट्रक अप टू 31 दिसंबर 16 तक था, फिर 10 ट्रक अप टू 31 दिसंबर 17 तक भी था, और ये 10 ट्रक हमारे पास अप टू 1 अक्टूबर 18 तक था। 1 अक्टूबर 18 से हमारे पास पुराने ट्रक में से एक ट्रक चला जाता है बिकॉज एक्सीडेंट हुआ, और एक नया ट्रक आ जाता है, और उसके बाद फिर से ये ट्रक यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ये हो गया सिस्टम। अब हमें कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से डेटा दिया हुआ, यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए, इसीलिए यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए क्योंकि 10 ट्रक में से 9 ट्रक, ये यहाँ पर 10 ट्रक था, यहाँ पर भी 10 ट्रक था, यहाँ पर यहाँ तक 10 ट्रक था, उसके बाद यहाँ 9 ट्रक प्लस एक नया ट्रक आ जाएगा, 9 ओल्ड ट्रक, और यहाँ पर एक न्यू ट्रक आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वही कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पुराने ट्रक हमारे पास रह रहे, तो पुराने ट्रक का भी तो हिसाब हमें चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ से अकाउंट बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है यहाँ से यहाँ तक का अकाउंट, तो मुझे पुराने 9 ट्रक का भी कैलकुलेशन चाहिए कि पुराने 9 ट्रक का वैल्यू इस टाइम पे कितना था। तो हम लोग को इसीलिए पूरा स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी 1/4/16 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट करना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, तो सेम होगा जैसे अभी मैंने सिखाया। ठीक है, ये जो जैसा चाहे लिख के कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं पहले कॉस्ट जो हम लोगों ने खरीदा है, तो कॉस्ट ऑन 1/4/16। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ट्रक का पहले करेंगे। एक ट्रक का निकालने से ही 9 ट्रक का भी निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी एक ट्रक का निकालेंगे तो सेम तरीके से बाकी ट्रकों का भी निकल जाएगा, क्योंकि सभी का कॉस्ट 45 लाख है। तो यहाँ पर 10 ट्रक भले खरीदा है, लेकिन हम एक ही का ट्रांजैक्शन फिलहाल निकाल रहे हैं। एक ट्रक का निकालने का मतलब सभी का कैलकुलेशन हो जाएगा, और इससे बेनिफिट भी है क्योंकि एक ट्रक हमारा यहाँ पर आके डिस्ट्रॉयड हो गया है एक्सीडेंट की वजह से। तो वो जो ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया उसका क्या कंडीशन हुआ, वो अगर हम लोग पता कर ले तो हमारा अकाउंट में वो चीज लिखने में आसानी हो जाएगा। तो पहले हम एक ही ट्रक का निकालेंगे। तो एक ट्रक का पहले हम लोग यहाँ पर 1/4/16 में जो एक ट्रक है उसका डिप्रिशिएशन निकाल रहे हैं, जिसका कॉस्ट है हम लोग का 45 लाख। तो डिप्रिशिएशन कब का लगेगा, 31 दिसंबर 16 तक का लगेगा। रेट कितना है, 20%, @20%। कितने टाइम पीरियड का लगेगा, अप्रैल से लिया गया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम लोग का 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। ये जो पीरियड है, ये सर्कल जो दिख रहा है, ये 9 मंथ्स का है। तो यहाँ पर 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो कितना डिप्रिशिएशन हो जाएगा, 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/1। देखते हैं कितना।
6,75,000। तो 6,75,000 ये हो गया डिप्रिसिएशन। इसके बाद बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? -45, 38,25,000। तो ये हम लोग का बचा हुआ वैल्यू दिख रहा है। कब का दिख रहा है? ये दिख रहा है 1117 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रक खरीदा गया, हम एक ट्रक का कैलकुलेशन करें, वो ट्रक का वैल्यू यहाँ पर आके हो जाता है डिप्रिसिएशन लगने के बाद आया 38,25,000, ठीक है। इसके बाद फिर से ये ट्रक यूज होना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, इस बीच में किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं। फिर से एक यहाँ पर ये पूरा, ये तो 9 मंथ्स हुआ, ये जो है ये 12 मंथ्स होगा, दिख ही रहा है। क्योंकि ये स्टार्टिंग दिसंबर को खत्म हुआ, तो जैन से स्टार्ट, तो जैन से दिसंबर 12 मंथ्स होता है, तो 12 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2017 का एट द रेट ऑफ 20% करके, और ये 12 मंथ्स का हो जाएगा। अब ये किस पे लगेगा? क्योंकि एसएलएम मेथड है, तो हम लोगों ने इस मेथड के बारे में पढ़ा भी था डिटेल्स में, तो हमेशा कॉस्ट पे लगता है। अगर डब्ल्यूडीवी हुआ जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, तो उस पे बचे हुए वैल्यू पे लगता है। 20% इंटू 12/12 मतलब पूरे एक साल का। तो 45 लाख का 20% 9 लाख हो जाएगा। क्योंकि 45 इंटू 2 हो जाता है 90, तो 90 और यहाँ पर जीरो का कैलकुलेशन करके ये बन जाएगा 9 लाख। तो 9 लाख डिप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 29,25,000 हो जाएगा। 29,25,000 अभी इस ट्रक का वैल्यू हो गया। ये कौन से तारीख पे, डेट पे हुआ? तो ये हो रहा है 31 दिसंबर 2017, यानी हम इसको एज ए ओपनिंग बैलेंस 1118 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 1118 में क्या हुआ? यहाँ पर ऐसे जा रहे थे ट्रांजैक्शन। यहाँ पर 11018 में 1 अक्टूबर 2018 में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। क्या हम लोग एक ट्रक का ही कैलकुलेशन करें? बिल्कुल। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। तो इस ट्रक का अगर एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के पहले ये ट्रक हमारे पास कितने दिन था? तो ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्योंकि 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ, तो 9 मंथ्स तक ये वाला हमारे पास एसेट रहा, मतलब ट्रक रहा, ठीक है। तो हम लोग 9 मंथ्स तक का इसका यहाँ पर डिप्रिशिएशन दिखा देते हैं। तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 तक का एट द रेट ऑफ 20%, 9 मंथ्स का। कैलकुलेशन कैसे होगा? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होगा, तो 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12। तो ये ऑलरेडी एक बार हम लोग डेटा कैलकुलेट कर चुके थे। क्योंकि सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड आ रहा है, तो वही 6,75,000 ही आएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं भी करते, ऊपर से देख के लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर ऑलरेडी 9 मंथ्स का आया था एक बार। जिस साल खरीदा गया उस साल भी वो 9 मंथ्स यूज हुआ, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब भी वो 9 मंथ्स ही यूज हुआ। तो अब बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? -6,75,000। तो बचा हुआ वैल्यू हो जाता है 22,50,000। ये बचा हुआ वैल्यू हो गया। ये 11018 का बैलेंस है उस ट्रक का, जो ट्रक खरीदा गया था 1 अप्रैल 2016 को, और एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है 1 अक्टूबर 2018 को, और इंश्योरेंस कंपनी ने 27 लाख दिया। तो हम लोग का जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया इस कंपनी का, उनके हिसाब से डिस्ट्रॉय होने वाले ट्रक का बुक वैल्यू इतना है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने फुल सेटलमेंट के बाद इन्हें क्लेम दिया है, मतलब इंश्योरेंस की वजह से इन्हें पैसा मिला। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख मिला। तो ये तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ठीक है। यहाँ जो बोल रहे हैं हम लोग वही करेंगे। तो हमारे हिसाब से हमारे एसेट का वैल्यू है 22,50,000, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने अपना सेटलमेंट करके क्लेम जो दिया है वो है 27 लाख। तो 4,50,000 का इसमें हम लोग का हो गया है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। अब यहाँ पर ये क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब ये ट्रक, ये जो पर्टिकुलर एक ट्रक
पे मैंने कैलकुलेशन किया, जो 1 अक्टूबर पे जाके डिस्ट्रॉय हो गया है उसका कॉस्ट 45 लाख था, सारे ट्रक का ही कॉस्ट 45 लाख था। तो उसमें से अगर एक ट्रक का मैंने कैलकुलेशन किया, वो ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसका ये कंडीशन हुआ है 1 अक्टूबर 18 तक। अब यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर एक और ट्रक परचेज हुआ है 50 लाख का, उस सेम डेट पे इन्होंने और एक ट्रक परचेज किया है जो कि 50 लाख का है। और बाकी यहाँ पर 9 ट्रक ओल्ड वाले भी रह जाएंगे, ठीक है, और इन्होंने एक न्यू ट्रक परचेज किया है। तो हमें यहाँ पर 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक तो 9 पुराने ट्रक का क्या कंडीशन है, ठीक है, और दूसरा हम लोग का जो ये नया ट्रक परचेज हुआ उसका क्या कैलकुलेशन होगा। तो 2 वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले वर्किंग नोट नंबर 2। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 2 में हम दिखा देते हैं कि ओल्ड 9 ट्रक का क्या कैलकुलेशन होगा। एक का जो निकला उसको 9 मल्टीप्लाई कर देंगे मैडम। हाँ, जो वैल्यू आया है ना हम लोग का, कौन से वैल्यू को करना पड़ेगा, ये वाले वैल्यू को करने से हो जाएगा। 29 जैसे 2925 को करेंगे ना मैडम। हाँ हाँ, इसको हम लोग करेंगे 29,25,000, ये एक 2000। ट्रक का हाँ, वैल्यू है, उसको हम लोग कर राइट लेंगे। राइट राइट। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। मैडम ये WDV, मार्क्स में मैडम स्टेप मार्किंग नहीं देता है मैडम एग्जाम में। वो रॉन्ग आंसर भी रॉन्ग है तो स्टेप मार्किंग मिलता है मैडम। हाँ स्टेप मार्किंग मिलेगा, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में ही गलत हो गया तो नहीं मिलेगा। जैसे लेजर में, लेजर और वर्किंग नोट दोनों को मिला के देखेगा, अगर लेजर हम लोग का पोस्टिंग जो है डेटा वो वर्किंग नोट के साथ मैच होता है, तो जहां तक मैच होगा वहां तक स्टेप मार्किंग मिलेगा। ओके, ठीक है ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं WDV ऑफ 9 ट्रक। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू। तो 29,25,000, ये डेट हो जाएगा हम लोग का 1118, 1118 में इंटू 9, 29,25,000 इंटू 9, 26,30, 2 करोड़ 63 ऐसे आ रहा है। 9 ट्रक का बचा हुआ वैल्यू हम लोग का ये आ गया। अच्छा, अब हम लोगों को इस 9 ट्रक पे डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, क्योंकि SLM मेथड है तो हम लोग का डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट पे ही लगेगा। तो सभी का कॉस्ट तो 45 लाख है, यहाँ पर किसी का भी कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये बचा हुआ वैल्यू हो रहा है 9 ट्रक का, और अगर हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे जितना कॉस्ट है, फिर उससे अगर हम लोग डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर और एक चीज भी लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 9 ट्रक एज ऑन 1/1, कब खरीदा गया था, 1460। तो 45 लाख इंटू 9 ट्रक, तो 45 लाख इंटू 9 करने से जितना आएगा, 45 इंटू 9, कौन सा कौन सा कौन 405 और 5 जीरो, 405 लैक्स। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे हो जाएगा, डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितना है 9 ट्रक का, ये वाला जो अभी हम लोगों ने निकाला 405, और ये वाला वैल्यू। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 20%। अब 20% लगेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो हमारा 9 मंथ्स का लगेगा और बाकी ये हम लोग का, ठीक है, हमारे पास तो रिटर्न डाउन वैल्यू, हम लोग इसके साथ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, पहले 9 मंथ्स का लगेगा डिप्रिशिएशन, पहले 9 मंथ्स का लगेगा, फिर 12 मंथ्स का लगेगा, फिर उसके बाद नेचुरली 12 मंथ्स का ही होता जाएगा। तो पहले हम लोग का इस पे लगेगा डिप्रिशिएशन 9 मंथ्स का, मतलब ये पीरियड का 9 ट्रक का डिप्रिशिएशन 9 मंथ्स का लगेगा, मतलब अप टू 31 दिसंबर। यहाँ पर लिख देते हैं ये कहाँ तक का डिप्रिशिएशन हो जाएगा, 31 दिसंबर 16 तक का डिप्रिशिएशन हो जाएगा। तो देखते हैं कितना होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 405,000,000 इंटू 20% इंटू 9 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 60 लाख
75,000। फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 12 मंथ्स का लगेगा तो वही कॉस्ट पे लगेगा, इंटू 20% इंटू 12/12, ये लग रहा है 31 December 2017 तक। इंटू 20%, ये हो जाएगा 81 लाख। ये हो गया 81 लाख, मतलब ये सेकेंड वाले सर्कल तक का डिप्रिशिएशन लगा। इसके बाद 31 December 2018 तक का लगाते हैं, क्योंकि ये पुराना जो ट्रक है वो तो हमारे पास पूरे साल भर ही रहेगा ना, मतलब वो तो पूरे ऐसे ये चारों सर्कल में हमारे पास था, पहले 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, फिर से 12 मंथ्स, क्योंकि ये थोड़ी ना 9 मंथ है। 9 मंथ तो बस वो वाला ट्रक है जो डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी पुराने जो भी ट्रक है वो तो 12 मंथ्स करके हमारे पास पहले से ही है सभी। ये पहला तो 9 मंथ्स ही होगा हर एक ट्रक का, क्योंकि वो खरीदा ही गया 1 अप्रैल। उसके बाद बाकी सारे ट्रक का 12 मंथ्स, बाकी सारे ट्रक का 12 मंथ्स इसके बाद वाले पीरियड में भी होगा, एक्सेप्ट जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ। तो फिर से 12 मंथ का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो फिर से 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, सेम यही वाला वैल्यू आएगा अगर हम लोग नहीं भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एसएलएम है तो हमें यही वाला डेटा लिख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर से 81 लाख ही आएगा। मैडम जो नया 81, गाड़ी लिया उसको भी 20% डेप्रिसिएशन लेंगे क्या? हाँ उस पर भी 20% ही लगेगा। 81 लाख हो गया। अच्छा, अब ये हम लोग का डिप्रिशिएशन हम लोगों ने 18 तक का निकाला, ठीक है, और 19 में भी सेम हम लोग का उतना ही लगने वाला है। 19 में भी हम लोग का उतना ही लगेगा। तो हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 9 मंथ्स का एक बार, 12 मंथ्स का एक बार, 12 मंथ्स का एक बार, ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो नया वाला लिया है उसका भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर, न्यू ट्रक 1, कौन सा डेट पे परचेज हुआ, 1/10/18, 1/10/18 को परचेज हुआ है 50 लाख का। अब इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा 31 December 2018 तक का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का लगेगा। तो 50 लाख का रेट कुछ अलग नहीं बोला है तो वही रेट लगाएंगे, 20% इंटू 3/12, 50 लाख इंटू 20% इंटू 3/2, 2,50,000। तो यहाँ बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 47,50,000। ये वैल्यू हो रहा है 1119 को। इसके बाद फिर से डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि हम लोग का और एक बार 31 December 2019 तक दिखाने बोला है। तो फिर से यहाँ डिप्रिशिएशन लगाएंगे ये नए वाले ट्रक पे, 31 December 2019 तक का लगेगा। अभी 12 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि अब ये पूरे साल भर था, तो वही ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, इंटू 20% इंटू 12/12, तो 50 लाख का 20% हो जाएगा 10 लाख। तो 47 लाख 50 से 10 लाख माइनस करने से हो जाएगा 37,50,000। ये हम लोग का बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 1120 को। हमें यहीं तक अकाउंट बनाने बोला है, तो जो न्यू ट्रक है उसका कैलकुलेशन इतना ही होगा, इसके आगे नहीं होगा, क्योंकि 19 तक हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला था। और इसमें भी कर लेते हैं, ये जो ट्रक है ओल्ड ट्रक, इसमें भी फिर 19 तक का डिप्रिशिएशन लगेगा। वो वैल्यू भी कितना होगा, वो 81 लाख ही होगा, क्योंकि हर बार तो सेम अमाउंट पे ही हमें लगाना पड़ेगा 12 मंथ्स का। तो इस बार भी 81 लाख ही होगा। 81 लाख ही होगा। और हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा ओल्ड ट्रक का, वो नहीं निकाला मैंने, ठीक है, तो बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो पहले तो हमें 31 दिसंबर 18 तक का निकालने से ही होगा, पूरा एक एक करके निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग पहले 31 दिसंबर 18 तक का बैलेंस चाहिए और ये वाला बैलेंस चाहिए, बस ये दो बैलेंस हमें अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ 1/1/18 तक का बैलेंस मिल गया, उससे माइनस करने से ही पता चलेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। ये बैलेंस है 9 ट्रक का, ठीक है। तो इस पे से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे पहले 31 दिसंबर 18 तक का, जो कि हम लोग का 81 लाख होगा। तो इस वैल्यू से ये जो वैल्यू है 2,63,25,000, ये 9 ओल्ड ट्रक का यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू है 9 ओल्ड ट्रक का। जो बचा हुआ वैल्यू है वो हम लोग का है 2,63,25,000, ये हम लोगों ने निकाला। अब इस पे डिप्रिशिएशन 81 लाख लगेगा, तो -81 करने से जितना आएगा, फिर उस पे -81 करने से जितना आएगा। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं, बैलेंस ऑफ ओल्ड न्यू ओल्ड 9 ट्रक, ओल्ड 9 ट्रक ऑन 31 दिसंबर 18, ये 19 है, गलती से मैंने दोनों 18 लिखा है। तो 2,63,25,000 माइनस हो जाएगा 81, जितना है 2,63,25,000 -81, तो 1,82,25,000 ये आ जाएगा बचा हुआ वैल्यू 31 दिसंबर 18 का। अच्छा, ये कब का था? ये था हम लोगों का 1/1/18 का वैल्यू, ये हो गया 31 दिसंबर 18 का डिप्रिशिएशन। तो हम लोग का ये बचा हुआ वैल्यू आ गया, तो ये निकल गया बैलेंस ऑफ ओल्ड 9 ट्रक ऑन 31 दिसंबर 18। सेम तरीके से बैलेंस ऑफ ओल्ड 9 ट्रक ऑन 31 दिसंबर 19। तो अभी हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है? बैलेंस ऑन 1/1/19 का बैलेंस है 182,25,000। लेस कर देंगे डिप्रिशिएशन, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं 31 दिसंबर 19, वही सेम ही है 81 है। अब माइनस करने से पता चल जाएगा कि बचा हुआ वैल्यू कितना है। ये -81, 101, 1,01,25,000, 1,01,25,000, ये हो गया 31 दिसंबर 19 का बचा हुआ वैल्यू। अब इस चीज को हमें लेजर में पोस्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो मुझे तो नेक्स्ट पेज में करेंगे। मैडम थोड़ा वर्किंग नोट 3 निकालिए ना। हम्म मैडम वर्किंग नोट 3 मैडम। ये वाला 3, मैंने तो ये वाला 3 किया। ओके ओके ठीक ठीक। हो गया मैडम, ओके। ट्रक अकाउंट फॉर द ईयर, for the 2 year ending, for the 2 year, for the two, for the 2 year ending 31 December 19।
तो सबसे पहले यहाँ पर पेज मेरा पीछे है। अच्छा 14 हम लोग को यहाँ से दिखाना है, सिर्फ 1118 से, मतलब ये वाला हमें शो नहीं करना है अपने अकाउंट में। हम लोग को बोला है सिर्फ ये इतना पोर्शन शो करने के लिए, तो हम लोगों का अकाउंट स्टार्ट होगा 1118 से। ठीक है, तो 1118 में हमें क्या लिखना है? 1118 में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास जो ट्रक, हम 1118 में हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास 1118 में 10 वो ओल्ड ट्रक रहेगा। ठीक है, 1118 में हमारे पास 10 ओल्ड ट्रक है, जिसका हमें लिखना है कि वो ट्रक कितने का है, उसका वैल्यू हमें लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग वैल्यू है, कितना हो जाएगा? तो कैसे लिखेंगे? तो ये वर्किंग नोट से देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 1118 में जाए, एक ट्रक का वैल्यू है 29,25,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 9 ट्रक का निकाला था ताकि ये कैलकुलेशन कर सके। अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 ट्रक का मिल जाएगा, क्योंकि 1118 में तो हमारे पास 10 ट्रक ही था। 1118 से हमारे पास जो है एक ट्रक चला जाता है, लेकिन फिर से एक ट्रक ऐड भी हो जाता है। तो क्वांटिटी में हमारे पास हमेशा 10 ट्रक ही रहा, लेकिन वैल्यू में चेंजेस हो जाएगा। पहले वो 45 लाख वाला 10 ट्रक था, तो मुझे यहां से करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था? 10 ट्रक था, जो कि हम लोगों ने एट द रेट ऑफ 45 लाख करके खरीदा था। तो मुझे यहाँ पर उसका बैलेंस चाहिए। तो उसका बैलेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? इस डेट पे एक ट्रक का बैलेंस हम लोग को पता है, तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा जगह है, हम एक वर्किंग नोट 4 बना लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 1118 बैलेंस ऑफ 10 ट्रक्स, 10 into 2,92,500, नहीं 29,25,000, 29,25,000 और एक जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,92,50,000। तो ये हो जाएगा कि 10 ट्रक का बैलेंस हम लोग के पास 2,92,50,000 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 4, 2,92,50,000, ये लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 देके मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस लिख दिया, इसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर हमें एक मिला। ठीक है, यहाँ पर 1 अक्टूबर में हमें 2 ट्रांजैक्शन लिखना है, एक तो ट्रक जो एक्सीडेंट से चला गया और एक ट्रक जो है हम लोगों ने खरीदा। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन होगा। तो 1 अक्टूबर 18, तो 1 अक्टूबर 18 में हम लोगों ने एक ट्रक परचेस किया, तो उसको हम लोग लिख देंगे टू बैंक बोल के परचेज 50 लाख का था। और एक चीज भी लिखना पड़ेगा, 11018 में हम लोगों का एक ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया। तो जो डिस्ट्रॉयड हो गया उस ट्रक का उस डेट तक कितना डिप्रिशिएशन लगा वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रक तो और ईयर एंड तक नहीं जा रहा है, ईयर एंड तक हम लोग डिप्रिशिएशन लिख नहीं सकते हैं। फिर ऑन लॉस्ट, मतलब जो चला गया, ऑन लॉस्ट ट्रक या फिर ऑन डिस्ट्रॉयड ट्रक, जो भी लिख सकते हैं। ये डिप्रिशिएशन हम लोग उस ट्रक का लिख रहे हैं जो एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया, और उसका डिप्रिशिएशन हो रहा है 6,75,000, ये लिखेंगे उस डेट पे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 से ये हमें मिल रहा है 6,75,000। अच्छा, अब उस ट्रक से हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, तो बाय बैंक रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो कि था 27 में। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसीलिए इसको वर्किंग नोट लिखने का जरूरत नहीं। ये तो क्वेश्चन से ही हम लोगों ने वर्किंग नोट में लिखा था। अब इस पे हम लोग का प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट 2 PL हो जाएगा इधर, 2 PL
प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। ये वर्किंग नोट 1 से हम लोग को डेटा मिल जाएगा। अब देखते हैं कितना हुआ। 4,50,000, तो ये लिखना पड़ेगा 4,50,000। और अभी हम लोगों ने इस पीरियड में सिर्फ अक्टूबर तक का ट्रांजैक्शंस लिखा है, यहाँ तक का, ठीक है। इसके बाद ये ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2018, तो यहाँ तक हमें क्या लिखना पड़ेगा? 31 दिसंबर 2018 तक हमें नए खरीदे हुए ट्रक का डिप्रिसिएशन और पुराने 9 ट्रक का डिप्रिसिएशन ये लिखना पड़ेगा, और पुराने 9 ट्रक का बचा हुआ बैलेंस और नए वाले ट्रक का बचा हुआ बैलेंस, तो वो सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 में लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड 9 ट्रक का वर्किंग नोट नंबर लिख देंगे जहां से लेंगे पहले। और 31 दिसंबर 2018 में फिर से हो जाएगा बाय डिप्रिशिएशन न्यू ट्रक का, यहाँ भी वर्किंग नोट नंबर लिखेंगे जितना होगा। फिर बाय बैलेंस सीडी जो बचा हुआ वैल्यू है ओल्ड 9 ट्रक का, और बाय बैलेंस सीडी न्यू ट्रक का। अच्छा देखते हैं, ओल्ड 9 ट्रक का बचा हुआ बैलेंस 31 दिसंबर 2018 हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे। 31 दिसंबर 2018 को ये रहा, 31 दिसंबर 2018 को बचा हुआ बैलेंस ये होगा। डिप्रिसिएशन लग रहा है 81 1,82,25,000। ये वर्किंग नोट नंबर 2 से है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, ये है वर्किंग नोट नंबर 3, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। तो डिप्रिसिएशन है 81 लाख और बचा हुआ वैल्यू है 1,82,25,000। और न्यू ट्रक का डिप्रिसिएशन, न्यू ट्रक का डिप्रिसिएशन है 2,50,000, बचा हुआ वैल्यू 47,50,000। 2,50,000 और 47,50,000। अब क्योंकि हम लोगों ने सारा डेटा वर्किंग नोट से लिया है, तो ये लेजर को जब बैलेंस टोटल करेंगे तो ये टैली हो जाना चाहिए। तो 50 लाख और 4,50,000 मतलब 54,50,000 प्लस 2,92,50,000, 3,47,00,000। इधर भी इतना ही होना चाहिए। 6,75,000, 27,00,000, 81,00,000, 2,50,000, 1,82,25,000, 47,50, 50 पे 3 ठीक है। हाँ ठीक हुआ है, 3,47,00,000 ये। अब और एक साल का भी हमें करना है, तो अब ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। 1,190 टू बैलेंस बीडी ओल्ड 9 ट्रक 1,80,000 सॉरी 1,82,25,000 और टू बैलेंस बीडी न्यू ट्रक 47,50,000। ये ईयर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने बैलेंस लिख लिया। इसका वर्किंग नोट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये इम्प्लाइड है कि यहाँ से ये ब्रॉट डाउन हुआ है, ठीक है। और अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी बीच में ट्रांजैक्शन नहीं, सीधा 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंस लिख देना है।
तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 19 बाई डिप्रिशिएशन ओल्ड 9 ट्रक बाई डिप्रिशिएशन न्यू ट्रक बाई बैलेंस CD ओल्ड 9 ट्रक बाई बैलेंस CD न्यू ट्रक। तो ओल्ड 9 ट्रक का डिप्रिशिएशन तो 81 लाख ही आया था, क्योंकि हर बार वो 81 लाख ही आ रहा था एक्सेप्ट परचेज ईयर, क्योंकि उस साल 9 मंथ्स था। अब बैलेंस तो मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं। और डिप्रिशिएशन भी इसका नए वाले ट्रक का डिप्रिशिएशन 10 लाख, बैलेंस 37,50,000। पुराने वाले का बैलेंस आ रहा है 1,01,000 1 करोड़ 1,25,000। 1,25,000। ये न्यू ट्रक का 10 लाख था। अच्छा, ये भी वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 3, ये भी 2, ये वाला 3। ये बैलेंस आया 37,50,000। और टोटल करने से मैच हो गया 1,82,25,000 47,50,000 2,29,75,000 2,29,75,000 81 लाख प्लस 10 लाख 91 लाख। फिर 1,01,25 3,01,01,25 और 37 लाख 2,29,00,000 75,000। इस तरीके से होगा। अगर वर्किंग नोट कर लेते हैं तो बाकी ये करना आसान है। हाँ, बस देख देख के सही डेटा में पुट करना है। वर्किंग नोट नंबर भी लिख देना है कि कहाँ पर हम लोगों ने कौन सा कैलकुलेशन किया। अच्छा, अब ये 2 और 3 हो गया। यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग मेथड से है। तो अभी हम लोग एक और नया मेथड पहले सीख लेते हैं। 2 मेथड सीखा था, अब हम लोग सीखेंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। 2 मेथड लास्ट क्लास में सीखा था, अभी हम लोग सीखेंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। ये हम लोग बोल सकते हैं ये वेरिएशन है ऑफ WDV मेथड। जो WDV मेथड हम लोग करते हैं, मतलब जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग जो भी बोले, उसका ही एक वेरिएशन है। तो हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं जो कि काफी बड़ा है, लेकिन हम लोग पहले उसको समझ लेंगे कोई एक एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, डिप्रिशिएशन पर एनम द नंबर ऑफ ईयर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, इंक्लूडिंग द present year bracket close of remaining life of asset of remaining life of asset। नीचे लिखना है
टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स of the life of the asset ब्रैकेट में इन ईयर्स ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। यहाँ ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट, टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये होगा फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे हम लोग को फॉर्मूला समझ में आ जाता है। तो एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 5 years। तो ये दोनों एस्टिमेटेड होता है, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि 5 साल एसेट को यूज करेंगे, कम ज्यादा हो सकता है। और स्क्रैप वैल्यू हमें ऐसा लगता है कि 5 साल बाद ये 1 लाख का एसेट का वैल्यू 10,000 हो जाए। अब इस मेथड को हमें कैसे करना है, तो फॉर्मूला हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल समझते हैं कि अगर एक एसेट 1 लाख से 10,000 का हो जाएगा 5 साल पे, तो उस पे टोटल डिप्रिशिएशन कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले, स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे कि टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा। तो हम 1 साल का नहीं निकाल रहे, पहले हम लोग पूरा डिप्रिशिएशन निकालेंगे। तो पूरा डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, अगर हमें लगता है कि हम लोग का 1 लाख का एसेट 5 साल बाद 10,000 का हो जाएगा, 1 लाख से 10,000 वैल्यू डाउन हुआ, यानी उसका वैल्यू कितने से कम हुआ, 90,000 रुपीज से, यानी टोटल डिप्रिशिएशन हम लोग का हो जाएगा 90,000। ठीक है, अब हम लोग को सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड अगर अप्लाई करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम डिटेल्स में दिखाएंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि फॉर्मूला उसी तरीके से बना हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इतना डिटेल्स में करने से क्या होता है, टाइम लगता है, तो वो समझने के लिए इसीलिए फॉर्मूला बना हुआ रहता है, तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम ऐसे लिख रहे हैं 5 साल है, तो हम यहाँ पर कॉलम मुझे थोड़ा इधर और कर देना चाहिए, ईयर का कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे नंबर, यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो 5 इयर्स है, तो ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 और 5, ये लिखते हैं। अच्छा, अब हमें ऐसा सोचना है कि जब हम लोग पहले एसेट खरीद रहे हैं, फर्स्ट ईयर जब हम लोगों ने एसेट खरीदा, तो इसको हम अगर छोटा सा ड्रॉ करके दिखाएं, कहाँ दिखाएं, यहाँ इसके ऊपर दिखा रहे हैं। अगर हम लोगों ने जब एसेट खरीदा और सोचा कि हम लोग एसेट को 5 साल यूज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग इस एसेट को 5 साल यूज करेंगे। तो हमें डिप्रिशिएशन जो है वो कैसे समझना चाहिए कि डिप्रिशिएशन हमें कितने साल का लगना चाहिए, 5 साल का, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस साल हम लोगों ने ये खरीदा। ठीक है, तो ये एसेट हमारे साथ 5 साल चलेगा, ऐसा सोच के हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे। तो डिप्रिशिएशन फिर कैसे लग जाएगा, तो डिप्रिशिएशन ऐसे लगेगा, मतलब पहले हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को, तो नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड मतलब जब पहला साल हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर जब हम लोगों ने इस एसेट को परचेज किया, तो हमें लग रहा है ये एसेट हमारे पास 5 साल चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसका यूजफुल लाइफ 5 साल रखा है। ठीक है, अब जैसे ही ये एसेट हम लोगों ने 1 साल यूज कर लिया, जैसे ही हमारा 1 साल यूज हो गया, अब इसके बाद इसका लाइफ हमें कितने दिन का दिख रहा है, इसके बाद इसका लाइफ हमें दिख रहा है 4 साल का। ठीक है, अब इसके बाद इसका लाइफ हमें दिखेगा 1, 2,
3 4 आगे दिखेगा कि और 4 साल हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, तो हम लोग इसे लिखेंगे 4। मतलब जब सेकेंड ईयर आएगा तो हमारे लिए ये एसेट का लाइफ और 4 साल ही दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एस्टिमेट कर रखा है कि हम लोग 5 साल तक इसे यूज करेंगे। जैसे ही थर्ड ईयर आ गया तो फिर हमें क्या लगेगा, एसेट और हमारे पास 3 साल ही रहेगा। जैसे ही थर्ड ईयर आ जाएगा हमें लगेगा कि एसेट हमारे पास और 3 साल रहेगा, और जैसे ही फोर्थ ईयर आ जाएगा हमें लगेगा कि एसेट हमारे पास और 2 साल रहेगा। ठीक है, जैसे ही फोर्थ ईयर आ जाएगा हमें लगेगा कि एसेट हमारे पास 2 साल रहेगा, और जैसे ही फिफ्थ ईयर आ गया तो और 1 ही साल एसेट हमारे पास रह रहा है, इसके आगे तो नहीं रहने वाला। ठीक है, तो फिर सिर्फ 1 साल रहेगा। तो मैंने ये अलग अलग कलर से दिखा दिया, तो सिर्फ 1 साल ही हमारे पास और एसेट रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर एसेट यूज, तो पहले जब हम जिस समय हम लोगों ने एसेट को खरीदा तो हमें लगेगा 5 साल, फिर जैसे 1 साल बीत जाएगा यानी सेकेंड ईयर पहुंच जाएंगे तो हमें लगेगा 4 साल, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स यूज्ड। अब इसका हमें करना पड़ेगा सम, टोटल करेंगे। तो टोटल करने से ये कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 5 10 10, और यहाँ पर 4 + 1 5 5 और 10 15 हो गया। ठीक है, तो इसका सम हो गया है 15। अब सम क्यों किया हम बताते हैं। अब मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन, तो हम कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो मुझे एक चीज पता है कि ये पूरे एसेट का पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन मुझे पता है। पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन है 90,000। ठीक है, पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन है 90,000, लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम लोगों ने ये जो यूज्ड ईयर का टोटल किया वो है 15, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 90,000 डेप्रिसिएशन हो जाता है जब हम लोग नंबर ऑफ ईयर यूज्ड का टोटल करते हैं, जितना आता है उसके साथ इक्विवेलेंट, मतलब हम लोग ये बोल ही सकते हैं ये 15 हो गया फिफ्थ ईयर में नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड का टोटल। ठीक है, तो 15 हो गया, तो 15 तक पहुंचते पहुंचते हमारा अमाउंट भी डिप्रिसिएशन लग जाएगा 90,000। तो अगर हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 15 कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा एक नंबर ऑफ ईयर, मतलब अगर हमारा नंबर ऑफ ईयर यूज्ड 1 है तो डिप्रिसिएशन कितना होगा। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 15 करने से जितना आएगा, अब हमारा नंबर ऑफ ईयर यूज्ड कितना है 5, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर 5 लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, जो कि हो रहा है 30,000। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के साथ ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब हम फॉर्मूले से भी मैच करके दिखा देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखने में अच्छा लगता है, बाकी वो भी ठीक है, वो तो कंसेप्चुअल है। नीचे 15 एक ही बात है, ये तो प्रेजेंटेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग 90,000 के नीचे भी 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 30,000। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में हम लोग कैसे समझेंगे, फिर से वही 90,000 डिप्रिसिएशन होता है पूरा 5 साल एसेट यूज हो जाता है। पूरा 5 साल में नंबर ऑफ ईयर यूज्ड के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो होता है 15, तो डिवाइडेड बाय 15 करने से 1 ईयर का निकलेगा। तो 4 साल जब बाकी है एसेट को, और भी 4 साल हम लोग यूज कर सकते हैं, तब हमारा डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। तो 6,000 आया था 90,000 डिवाइडेड बाय 15 करने से, तो 6 × 4 करने से 24,000। फिर से 90,000 का डिप्रिसिएशन लगता है जब हम लोग का 15 टोटल नंबर ऑफ ईयर यूज्ड होता है। जब 3 है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18,000, क्योंकि 6,000 आ रहा है, 90,000 डिवाइडेड बाय 15 तो 18,000। इसके बाद सेम तरीके से तो ये 12,000 आ जाएगा। उसके बाद सेम तरीके से ये 6,000। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के साथ फॉर्मूले के साथ अगर मैच करें तो सेम यही चीज हमें देखने को मिलेगा। पहले एक और एक चीज हम बता रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि ये WTB मेथड का ही एक वेरिएशन है। तो ये WTB मेथड है क्योंकि WTB मेथड में ही डिप्रिसिएशन का वैल्यू धीरे धीरे हम लोगों का कम होते जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, पहले 30 लगा, फिर 24, फिर 18, फिर 12, फिर 6,000। इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये WTB मेथड का ही एक वेरिएशन है। पहला तो ये आंसर क्लियर होना चाहिए कि क्यों इसे वेरिएशन ऑफ WTB बोलते हैं। अब डिप्रिसिएशन पर एनम, तो हम लोगों ने हर एक साल का डिप्रिसिएशन निकाला। ये फर्स्ट ईयर का निकला 30, फिर सेकेंड ईयर का 24, थर्ड ईयर का 18, ये और ये। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के साथ हम लोग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले के साथ क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर इनटू लिखा है मैंने टोटल डिप्रिसिएशन अमाउंट। तो ये देखो, ये जो 90,000 है, ये मैंने यहाँ पर 90,000 हर एक जगह पे मेरा क्या बता रहा है, ये 90,000 है टोटल डिप्रिसिएशन अमाउंट, ये बताया जा रहा है। इसका मतलब फिर इनटू क्या होगा, ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम थोड़ा मैच करके बता देते हैं।
तो नीचे लिखा हुआ है टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। तो लाइफ ऑफ द एसेट मेरे एग्जांपल में था 5, ठीक है। उसका करना है टोटल सारे डिजिट्स का, तो मतलब इस डिजिट्स का टोटल का मतलब क्या होता है कि 5 4 3 2 1 को हमें प्लस करना है, ठीक है। टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ, मतलब लाइफ ऑफ द एसेट 5 साल का है, तो 5 साल तक पहुंचने में क्या क्या डिजिट यूज हुआ, 1 2 3 4 5, तो सभी का टोटल। तो बेसिकली ऐसे केसेस में हम लोग ऑपोजिट मतलब उल्टा टोटल करते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे करके करते हैं। तो 5 4 3 2 1 करने से ये क्यों करते हैं, क्योंकि पहले साल जब देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम लोग 5 साल एसेट हमें हमारे पास रहेगा या हमारे साथ रहेगा, फिर 4 साल हमारे साथ रहेगा क्योंकि उसका एज हो गया है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग का ही होता है, तो हमारा भी एज बढ़ रहा है, तो हमारा भी तो लाइफ रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1, और उसके बाद 0 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर इसका मतलब ऐसे लिखना चाहिए 5 4 3 2 1। जब हम लोग फॉर्मूले से करेंगे तो ऐसे करके करेंगे, ये हो गया। तो जो कि 15 निकलेगा, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 15, ये तो पता चल गया। और ऊपर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, जिस साल का डिप्रिशिएशन निकालेंगे उस साल के लिए क्या लिखना है, द नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। तो अब हम लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो एसेट का लाइफ कितना बचा हुआ है, पूरा 5 साल ही बचा हुआ है क्योंकि फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, मतलब नहीं, इसको ऐसे रीड करना चाहिए, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। फर्स्ट ईयर आएंगे तो जैसे हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे, हमें लगेगा रिमेनिंग लाइफ कितना है। हम लोग तो फर्स्ट ईयर में यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग है 4 इंक्लूडिंग प्रेजेंट, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5। सेकंड वाले के केस में जब हम लोग सेकंड ईयर में आ जाएंगे तो रिमेनिंग लाइफ 3 इंक्लूडिंग द प्रेजेंट, यानी 4/15, ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, तो हमें फॉर्मूले से ही करना है, ऐसे अलग अलग करके करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी तो ये मैंने 5 दिया है तो बड़ा ही आसान लगेगा कि हम लोग कर ही लेंगे, 2-3 बार मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर 15-20 टाइम्स दे दिया तो इस तरीके से इतने सारे कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो हमारा एक कैलकुलेशन से ही हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी हम बताते हैं। जैसे हमें बोला कि फर्स्ट 3 इयर्स का डिप्रिशिएशन बताने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल करके हम बता देते हैं फर्स्ट 3 इयर्स का डिप्रिशिएशन कितना होगा। क्योंकि डिटेल्स में कर रखा है तो यहाँ से तो बता ही सकते हैं आराम से, लेकिन इसको फॉर्मूले में कैसे दिखा सकते हैं वो भी हम बताते हैं। तो फर्स्ट 3 ईयर का डिप्रिशिएशन आ गया 72,000, बट इसको इतना कैलकुलेशन ना करके हम लोग सिर्फ फॉर्मूले का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें क्या बोला है, सबसे पहले लेना है टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, ले लिया, ठीक है। इनटू करना है नीचे जितना सारा ईयर है उसका पूरा डिजिट्स का टोटल। 5 इयर्स है तो 5 4 3 2 1, ये तो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे कितना निकालना है, अप टू 3 इयर्स तक का डिप्रिशिएशन निकालना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए जब हम 3 इयर्स में पहुंच रहे हैं तो मेरा रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट कितना है, ठीक है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट कितना है और इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर लेना है। तो अगर हम लोग इसमें ऐसे करेंगे ना, ये ऐसे करने से आ जाएगा 5 + 4 + 3, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 इंटू, ये नीचे तो 15 आ गए, 4 और 3 7 5 12, तो 15, ये 6,000 आया था, 6 इंटू 12 72,000, ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्या निकाला, हम लोगों ने ये निकाल लिया कि 3 इयर्स का ऐसे, ये क्या निकाला हम बता देते। टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज अप टू टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज इन फर्स्ट 3 इयर्स, ये निकाला, ठीक है, इन फर्स्ट 3 इयर्स। तो फॉर्मूले से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले 3 साल का टोटल डिप्रिशिएशन कितना है ये मैंने निकाल के दिखाया, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे निकाला, डिप्रिशिएशन निकालने का रूल्स क्या है, जैसे कि फर्स्ट 3 इयर्स, ठीक है, तो फर्स्ट 3 इयर्स मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जब फर्स्ट ईयर के लिए जाएंगे तो ईयर यूज्ड ये रहेगा, सेकंड के लिए जाएंगे तो ये रहेगा, थर्ड के लिए जाएंगे तो ये रहेगा, फिर तीनों का टोटल करके अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। अगर हम लोग इस चीज को भी देखते हैं मैथमेटिकली, ये वाले चीज को, ठीक है, तो भी हमें यही देखने को मिलेगा। अगर ये तीनों चीज का हम लोग टोटल करते हैं तो इसमें कॉमन क्या जाएगा, 90,000 इंटू 1/15, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 + 4 + 3, ठीक है। तो वही चीज तो लिखा है हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला मैथमेटिकली डिजाइन कर दिया है, हमें उसमें पुट करना है और आंसर मिल जाएगा। बाकी एक बार हम लोगों ने देख लिया कि ये एक्चुअली बना कैसे, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लिया कि कैसे करके ये फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें हमें कैसा क्वेश्चन दे रहा है।
लेकिन याद फॉर्मूला ही रखना है, समझ के उसी से करना है, क्योंकि बड़ा बड़ा डेटा देगा तो इस तरीके से एक एक करके नहीं कर सकते। अच्छा, अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये वाला सम ऑफ ईयर डिजिट्स का, पहले का तो हम लोगों ने किया था। बोल रहा है कि मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वेयर 10 years एंड 1,20,000। तो यूजफुल लाइफ 10 है और स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 2014, तो 1114 से यूज होना स्टार्ट हुआ है। सो द मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 19, सिर्फ 2019 के लिए हमें मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। हमें सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड यूज करके दिखाना है। तो पहले हम थोड़ा सा इसे ड्रॉ करते हैं कि क्वेश्चन में हमें बोल रखा क्या है। तो यहाँ पर एक तो यूजफुल लाइफ हमें बोला है 10 years, तो 1, अच्छा हम लोग को 19 तक का बनाने बोला है ना, तो खरीदा कब था, 11, पुट टू यूज किया है 1114 में, तो वहां से ही डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि कब परचेज किया वो तो हमें नहीं पता, तो हम लोग 1114 ही लिख देते हैं। अब ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, ये तो क्वेश्चन बोल रखा है 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है। हम लोगों को 19 का सिर्फ अकाउंट बनाना है, तो 1114 से लेके 31 दिसंबर 14, फिर 31 दिसंबर 15, फिर 31 दिसंबर 16, फिर 31 दिसंबर 18, फिर 31 दिसंबर 19। ठीक है, हम लोग को सिर्फ ये मैडम, लास्ट वाला। हाँ बोलिए। मैडम वहाँ पे गलत किया है मैडम, 14 के बाद फिर 14 लिखे हैं। 14 के बाद 14 नहीं, ये एंड वाला लिखा है ना, ये जैन टू ओके ओके दिसंबर। ओके। ठीक ठीक है, है ठीक है। फिर ये 15 16 17 नहीं लिखा, ये गलत, 17 नहीं लिखा, 16 के बाद मैंने 18 लिख दिया, 17 ये 18 होगा और एक सत्तर। अब ठीक है, 19 तक इसीलिए किया क्योंकि 19 का ही हम लोग को अकाउंट बनाने के लिए बोला है, सिर्फ ये वाला हमें शो करना है। अच्छा, अब यहाँ पर परचेज वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ परचेस, ये मानते हैं यही परचेस है, बोला नहीं है डेट, तो 10 लाख का खरीदा गया था, और जो यूजफुल लाइफ है वो भी 10 years है। 10 ईयर है। 10 years, हाँ, और 1 लाख लाइफ 10, और स्क्रैप 1 लाख। सीए वाला नहीं करता है मैडम? हाँ, सीए वाले लोग नहीं करते हैं क्या डेप्रिसिएशन का चैप्टर? करते हैं, उनका इंटर लोगों का नहीं है, फाउंडेशन का। ओके। लेकिन फाउंडेशन के सब किसी का स्कूल रहता है, किसी का कॉलेज रहता है, तो इसीलिए मॉर्निंग क्लास नहीं कर रहे हैं, इवनिंग भी नहीं करते हैं स्कूल कॉलेज की वजह से, तो कभी कभी ऐसे भी नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग क्योंकि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड करेंगे, तो फिर हमें देखना है कि हमें ईयर्स डिजिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जब जिस समय से पुट टू यूज हुआ, तब हम अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एसेट का लाइफ 10 साल बाकी है, उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इसके बाद 4 3 2 1 आएगा, वो हमें कैलकुलेशन में कंसीडर करना पड़ेगा, बट ड्रॉ में मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि हम लोग को 19 तक का दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो एक मशीन अकाउंट बनाएंगे, तो थोड़ा सा जगह रख देते हैं वर्किंग नोट बनाने के लिए, अगर चाहिए होगा तो। ज्यादा जगह नहीं चाहिए होगा, इतने से में मेरा हो जाएगा, हम यहाँ पर बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009। डेट
particulars mm. अगर हम लोग को 19 का अकाउंट बनाना है तो मुझे यहाँ का बैलेंस चाहिए 1118 का मुझे ब्रॉड डाउन बैलेंस चाहिए। तो 1118 का मुझे टू बैलेंस बीडी चाहिए। तो मुझे ये आंसर निकालना पड़ेगा कि ये कितना होगा। तो उसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्किंग नोट बनाए तो हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा बात है, यहाँ तक ये यहाँ पर एसेट का वैल्यू कितना है 10 लाख। अब अगर हम अप टू यहाँ तक का डिप्रिशिएशन, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ तक का अगर हम लोग डिप्रिशिएशन इस 10 लाख से माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो मुझे अप टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक का मुझे डिप्रिशिएशन निकालना है। ठीक है, तो मुझे 5 साल का डिप्रिशिएशन निकाल लेना है। उसके बाद 10 लाख से माइनस करने से पता चल जाएगा। मतलब हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज इन फर्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ बना लेते हैं टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन फर्स्ट 5 ईयर्स। तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले हमें निकालना है टोटल डिप्रिशिएशन ऑफ द एसेट। तो 10 लाख का तो मेरा एसेट ही है, उस पे 1,20,000 मेरा स्क्रैप है। तो ये माइनस करने से मुझे मिल जाएगा टोटल डिप्रिशिएशन, मतलब ये वाला चीज है टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट। जैसे ये स्टेप 1 निकाला था तो वैसे ही निकालेंगे इनटू यहाँ पर हो जाएगा जितने साल तक का हमें करना है। तो 10,9,8,7,6 ये ऐड कर देंगे। 10,9,8,7 और 6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा पूरा टोटल सम ऑफ ईयर्स डिजिट, मतलब 10 से लेके 1 तक का टोटल। ठीक है, नीचे पूरा टोटल आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल ऑफ द ऑल डिजिट्स। तो 10 और बैक में कैलकुलेशन करेंगे 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1। तो 10,9,8,7,6 5 4 3 2 और 1। अच्छा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 10 लाख माइनस 1 लाख 8 लाख 80 इंटू ये कितना आएगा 10 9 8 7 6 40। और ये 6 तक किया था, आगे और कर लेते 5 4 3 2 1। तो 5 4 3 2 1 कितना आता है? 3 2 5 5 10 14 15 15 आता है। 15 होगा शायद, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 40। तो 6,40,000 डिप्रिशिएशन लगेगा इतने टाइम तक। तो बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस 10 लाख माइनस 6,40,000। तो 10 लाख माइनस 6,40,000 करने से जितना होगा उतना ही बैलेंस बचेगा। 3,60,000। 3,60,000। तो इसीलिए फॉर्मूला जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या एक एक करके अभी फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट ईयर का कितना, सेकेंड ईयर का कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा उसमें। तो ये हम लोग का हो गया पहले साल इतना, मतलब यहाँ पर पहले साल बोल रहे ओपनिंग ईयर में इतना हम लोग का बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा हमें डिप्रिशिएशन लिखना है और बैलेंस लिखना है, बस इतना सही करना है। तो 31 दिसंबर 19 को हम लोग लिखेंगे डिप्रिशिएशन जितना होगा। तो डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे? अब मेरे पास ना यहाँ ऊपर वर्किंग नोट करने का जगह नहीं, तो हम यहीं पर कर देते हैं। अगर जगह है तो वर्किंग नोट बना के करना ही ठीक रहेगा। तो डिप्रिशिएशन कितना लगाएंगे, कौन सी ईयर का लगा रहे हैं? अभी हम लोग ये वाले ईयर का लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे डिप्रिशिएशन लगाएंगे? हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, तो 8,80,000
डिवाइडेड बाय नीचे 55, ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, ऊपर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, तो हम लोग कौन सी ईयर का निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। तो सिक्स्थ ईयर में आके हमारे पास डिप्रिशिएशन का वैल्यू, मतलब सॉरी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर काउंट करने में दिक्कत होता है तो मतलब काउंट कर लेना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं, जैसे जो लास्ट ईयर है वहां पर 10 आता है, ठीक है, उसके बाद 9, 8, 7, तो फिफ्थ ईयर में कैसा आएगा वो भी हम लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये 5 है, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 2 और यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो फिफ्थ में 1 आ रहा है, ठीक है, 4 में 2 आ रहा है, ऐसे रिवर्स में हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब अगर हमें 10th ईयर का डिप्रिशिएशन निकालने बोलेगा वहां 1 आएगा, ठीक है, 9th ईयर का बोलेगा तो वहां पर हम लोग का 8 आएगा, इस तरीके से। तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गया, बाकी हम लोग जो हमारा लॉजिक है उसी के हिसाब से कर लेंगे। तो हमें डिप्रिशिएशन निकालने बोला है 31 दिसंबर 19 का, तो वो हमारा कितना नंबर साल हो रहा है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स ईयर हो रहा है, ठीक है। तो सिक्स ईयर में हम लोग का डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, सिक्स ईयर में हो जाएगा, हम सिक्स ईयर में देखेंगे हमारा एसेट हमारे पास और कितना साल रहेगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1, तो 5 साल, और ये इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, यानी 6/55 होगा। ठीक किया मैंने, 6/55 होगा या 5 ये द नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, तो ये मेरा सिक्स ईयर आ रहा है। सिक्स ईयर में बचा हुआ लाइफ कितना रहेगा, सिक्स ईयर में देखेंगे तो 5 साल रहेगा, और इंक्लूडिंग 1, हाँ ठीक है, देखो 8,80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 55, 96,000। गलत आ गया, मैंने गलत लिख दिया उसमें, 55 तो ठीक है, बट ये कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी। तो रिपीट कर देंगे मैडम, वो कैसे आ रहा है 55? 55 ये तो ऐड करके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अभी यहाँ पर किया तो था, जो लाइफ। अच्छा, लास्ट टाइम में 1 तक किए थे, इसमें 5, 6 तक करेंगे। नहीं, इसमें 5 वन तक। तक ही करेंगे, नीचे हमेशा पूरा ही आएगा, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स तो लास्ट टाइम हमारा हमेशा। 15 है। हाँ, हाँ, वो 55 आया 5 था। था ना, इसीलिए यहाँ पर 10 है तो 55 है, 10 से लेके 1 तक। एक तक। अच्छा, यहाँ पर मेरा काउंटिंग गलत हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 5 हो रहा है, फर्स्ट ईयर हुआ था, तो ये 5, तो यहाँ पर मुझे ना ये लिख लेना चाहिए, थोड़ा सा मेरा कुछ गलत हो जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर जैसे 1 ऐसे हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमें इतना बोला है, 10 साल तक का बोला है। अच्छा, मुझे डिप्रिशिएशन निकालना है 19 का, तो फर्स्ट ईयर मतलब मेरा 14 हो गया, तो यहाँ पर मेरा 10 लगेगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे होगा। अच्छा, ये मेरा 14 वाला ईयर है, ये 15 है, ये 16 है, 17, 18 और 19। अच्छा, 19 में मेरा 5 आ रहा है, मैंने 6 लिखा था इसीलिए गलत आ गया, तो 19 में मेरा 5 आ रहा है, तो मेरा काउंटिंग गलत हुआ था। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसे करके लिख लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये 19th ईयर का निकालने बोला है, 19 ईयर तो मेरा सिक्स ईयर हो रहा है, तो सिक्स ईयर में मेरा एसेट का ये 5 आ रहा है, तो यहाँ जितना आएगा वो लिखने से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्स ईयर के बाद का मुझे देखना है, तो हाँ, तो मैंने गलत सोचा कि ये 4 साल बच रहा है आगे का, 7, 8, 9, 10, 4 साल बच रहा है, हम 6 को इंक्लूड कर रहे थे, तो ये 4 और उसमें 1 साल और लगा के 5, मैंने 5 और 1 लगा के 6 कर दिया था, तो ऐसे लिखने से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लेना चाहिए 5। ठीक है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड इंक्लूडिंग द करेंट ईयर हो जा रहा है मेरा 5, तो 5 लेने से यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 11 और ये 8,80,000 मतलब 80,000 बाई बैलेंस सी, 3,60,000 माइनस 80,000, क्योंकि ये वर्किंग नोट से हम नहीं निकाल रहे तो बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हैं, और अगर वर्किंग नोट करके निकालेंगे तो वर्किंग नोट नंबर देना पड़ेगा, 2,80,000। अच्छा, यहाँ डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बोला था, वो मैंने नहीं बनाया, बना लेते हैं, डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला।
तो डिप्रिशिएशन लगेगा, ये वाला क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 31 दिसंबर 19 को डिप्रिशिएशन लग रहा है, तो क्रॉस पोस्टिंग में 2 मशीन 80,000 और डिप्रिशिएशन क्लोज पीएल में होगा। जैसे 1 साल का है तो 1 ही साल का डिप्रिशिएशन अकाउंट में दिखा रहा है। इसके बाद सेम इसी तरीके का छोटा छोटा कुछ मेथड्स है, वो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बोला है डिटरमाइन एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड, तो ये सब उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कभी अगर पूछ ले तो हम लोग कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते कैसे होगा। तो इलास्ट्रेशन 4 इसमें बोला है A machine was purchased for 30 lakh having an estimated total working of 24,000 hours। तो अब यहाँ पर लाइफ जो है वो ईयर में नहीं बता के आवर्स में बताया कि मशीन का जो लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, वो है 24,000 आवर्स। स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख, मतलब 24,000 आवर ये मशीन चलने के बाद मशीन जो है स्क्रैप्ड हो जाएगा और होने पे 2 लाख रुपए मिल सकता है। एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर इज एज फॉलोज, मतलब ये एंटिसिपेट किया गया है, मतलब सोचा गया है कि कैसे करके हम लोग मशीन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो अपना एस्टिमेशन लगाया कि पहले 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3,000 पर आवर करके मशीन चलाएंगे, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर उसके बाद 3 साल 2,600 आवर्स पर ईयर करके मशीन चलेगा, क्योंकि मशीन का एज हो रहा है तो उसका कैपेबिलिटी भी खत्म होते जा रहा है। तो पहले 3,000 घंटे करके चलाएंगे 1 साल, फिर उसके बाद मतलब पहले 3 साल जो है यहाँ पर 3,000 घंटे करके चलेगा, फिर नेक्स्ट जो 3 साल है 4, 5 और 6 उसमें 2,600 घंटे करके चलेगा, फिर उसके बाद जो है 18 आवर्स पर ईयर करके चलेगा 7 से लेके 10 साल तक। तो ऐसे करके 10 साल का एस्टिमेट दे दिया है। तो यहाँ ईयर 10 दिख रहा है, बट हमें यहाँ पर नहीं बोला है कि 10 साल है इसका लाइफ, हमें इसका लाइफ जो है आवर्स में बताया है। तो हम लोग को पूछा है कि एनुअल डिप्रिशिएशन हर साल कितना लगेगा अंडर मशीन आवर रेट मेथड। तो मशीन आवर रेट हमें निकाल के डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा, मतलब हम लोग जैसे ओवर रेट कर रहे हैं उस तरीके का ही हो जाएगा। तो हम लोग को मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मशीन आवर मेथड। तो इस क्वेश्चन से ही हम कर देते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग का टोटल डिप्रिशिएशन कितना होगा, क्योंकि मशीन आवर रेट जो हमें निकालना है वो तो डिप्रिशिएशन पे निकालना है। तो टोटल डिप्रिशिएशन कितना होगा, 30 लाख का एसेट अगर 2 लाख में चला जाएगा तो कितना डिप्रिशिएशन लग जाएगा। 30 लाख का एसेट अगर 2 लाख रुपीस में इसका वैल्यू स्क्रैप होता है तो फिर इस पे टोटल डिप्रिशिएशन लग जाता है 28 लाख रुपीस का। अच्छा, अब ये 28 लाख रुपीस का जो डिप्रिशिएशन लगता है वो कितने साल में लगता है, क्योंकि हमें साल नहीं बोला है, आवर्स बोला है। मतलब 24,000 आवर्स मशीन चलने पे इतने लाख का डिप्रिशिएशन होगा, इतने लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डिप्रिशिएशन जो है वो पर आवर कितना होगा। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं डिप्रिशिएशन पर आवर कितना हो जाएगा। तो 28 लाख रुपीस का डिप्रिशिएशन होगा अगर ये पूरा लाइफ इसका यूज हो जाता है, जो कि क्वेश्चन हमें बता रखा है 24,000। अच्छा, मैंने एक जीरो ज्यादा, 24,000 आवर चलने पे इतने रुपए का डिप्रिशिएशन होगा। तो 28 लाख डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 24,000 कर देंगे तो फिर ये हम लोग का पॉइंट में आएगा 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000। हाँ, ये हम लोग का पॉइंट में ही आ रहा है, ठीक है। तो 116.66 ऐसे है, ऊपर मैंने डैश लगा दिया, मतलब ये वैल्यू चलता जाएगा रुपीस इतना
पर आवर करके डिप्रिशिएशन का रेट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। मशीन आवर रेट मतलब सीधा बात है, 1 घंटा मशीन चलने से इतने रुपए का डिप्रिशिएशन। अब हमें डिप्रिशिएशन जो है हर साल का निकाल के दिखाना है, डिटरमाइन एनुअल डिप्रिशिएशन। तो यहाँ पर लिखते हैं ईयर। तो पहले 1 to 3 years सेम तरीके से डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि यूज अगर सेम तरीके से होगा तो डिप्रिशिएशन का अमाउंट भी ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में सेम लगेगा, ठीक है। तो कैसे करके हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में मशीन चलेगा 3000 घंटे, तो 3000 आवर्स पर ईयर इनटू जो रेट निकल के आया 116.66, तो ये इंटू करने से हो जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, पूरा वैल्यू लेके करने से हमें राउंड में आंसर मिलेगा। तो ये हो गया 30,000 मतलब 35 लाख। 30,000 होगा, मैंने ना ये वाला 30,000 लिख दिया, ये 3,000 था। अच्छा, ये एक जीरो कम हो, ये एक जीरो कम होगा, तो डिवाइडेड बाय 30,000 कर देते हैं, तो ये जैसा था वैसा हो गया, इंटू 3,000 कर लेंगे तो ये हो गया 3,50,000। तो 3,50,000 पहले 3 साल 3,50,000 पर एनम करके डिप्रिशिएशन लगेगा। उसके बाद कैसे लगेगा, सॉरी सेकंड नहीं, यहाँ पर फोर्थ से लेके 6 तक का। तो फोर्थ से लेके 6 तक कितने घंटे मशीन चलते हैं, 2600, 2,600 आवर्स पर एनम, पर ईयर का मतलब। और 1 घंटा चलने में अगर इतने रुपए का खर्चा है तो इतना घंटा चलने में कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3,000 कर लेंगे, तो डेटा जैसा था वैसा मिल गया, इंटू 1 इंटू 2,000। ओके, 2,600, 2,600 मैंने 2,000 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये हो जाएगा 3,03,333 पर एनम। फिर 7 से लेके 10 ईयर तक कितना करके मशीन यूज हो रहा है, 18 आवर्स पर ईयर करके हो रहा है, तो 1,800 आवर्स पर एनम करके हो रहा है। तो रेट तो वही है, बस मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना, डिवाइडेड बाई 2,600 कर दिया, एज इट इज डेटा आ गया, इंटू 1,800, तो 2,10,000। 2,10,000 पर एनम, तो पहले साल 3,50,000 पर एनम करके डिप्रिशिएशन लगेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इतने घंटे मशीन चलेगा, 1 घंटा चलने पे इतना खर्चा निकाला हम लोगों ने, फिर उसी रेट पे तीनों का निकाल लेंगे, तो जो डेटा बोला था तो उतना, मैंने पहले ही बोला कि उतना कुछ खास नहीं है ये सब मेथड, ठीक है, ये नॉर्मल है, इस पे कुछ उतना हमारा कंसेप्ट उतना कुछ टफ नहीं है, सीधा बात है। हमें अगर ऐसे ऐसे मशीन इतने इतने घंटे चल रहा है तो मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो मशीन 1 घंटा चलने का खर्चा कितना है वो निकाल के जितना जितना घंटा चलेगा मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, अब ऐसा ही और एक छोटा मेथड है, इलास्ट्रेशन 5। यहाँ पर हमें बोला है यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ठीक है, तो ये वाला हम लोग देख लेते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इलास्ट्रेशन 5, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो ये भी हम लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं कि कैसे करके इस तरीके के क्वेश्चन को करना है। ए मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख, इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है। अभी हमें लाइफ जो है ईयर्स में बताए, विद रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख, रेसिडुअल वैल्यू बोला 2 लाख, 10 साल बाद 20 लाख का मशीन 2 लाख हो जाएगा, मतलब टोटल डिप्रिशिएशन 18 लाख। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब 10 साल में ये मशीन 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकता है, जो भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए मशीन को खरीदा गया है। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज, तो बोल रहा है कि किस तरीके से हम लोग इस मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहले 3 साल लगातार 20,000 यूनिट पर ईयर करके, उसके बाद 4 से 7 साल मतलब 4, 5, 6, 7, तो ये 15,000 यूनिट पर ईयर करके, और 8 से 10 साल 10,000 यूनिट पर ईयर करके। हमें बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड।
तो हमें प्रोडक्शन यूनिट मेथड का मतलब डेटा के साथ इसको कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो हमें ये बताना है कि कितना डिप्रिशिएशन लगेगा अगर हम लोग यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो मशीन का यूज होगा तो डिप्रिशिएशन लगेगा। तो मेथड बोला है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, तो हम लोग ये देखेंगे एक यूनिट प्रोडक्शन करने पे हमारा कितने रुपए का डिप्रिशिएशन होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे टोटल डिप्रिशिएशन 20 लाख का एसेट है, 2 लाख का स्क्रैप वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 18 लाख टोटल डिप्रिशिएशन। अब ये 18 लाख का इस एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा कितना यूनिट प्रोडक्शन के बाद। यहाँ हम लोग 10 का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, ना कि ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो ये पूरे साल भर में इसका वैल्यू 10 साल में इतना हो जाएगा, और 10 साल में मशीन 1.5 लाख प्रोडक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये निकाल सकते हैं कि प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन फॉर पर यूनिट प्रोडक्शन, ऐसे लिखते थे डेप्रिसिएशन फॉर पर यूनिट प्रोडक्शन। एक यूनिट प्रोडक्शन करने पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, तो 18 लाख रुपीस का डिप्रिशिएशन लग जाता है पूरे लाइफ टाइम में। और लाइफ टाइम में ये मशीन 1,50,000, यहाँ पर बोल रखा था 1.5 लाख, मतलब 1,50,000, 1,50,000 का प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, तो फिर ये डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि एक यूनिट प्रोडक्शन करने पे हमारा कितना डिप्रिशिएशन लगता है। तो 12 रुपीज हो रहा है, तो ₹12 पर यूनिट। तो जैसे ही हम लोग एक यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोगों का 12 रुपए पर यूनिट का जो है खर्चा निकल के आता है। अब हमें जैसा जैसा पैटर्न दिया है उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग को दिया है 1 to 3 ईयर, 4 to 7 ईयर्स और 8 to 10 ईयर्स। एक बार देख लेते हैं, सही लिखे हैं 1 3 4 7 8 10। हाँ, और प्रोडक्शन है 20 15 और 10। तो डिप्रिशिएशन लिख लेते हैं, डिप्रिशिएशन पर एनम कितना हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं 20,000 यूनिट करके पर ईयर, तो 20,000 यूनिट एक साल में, और एक यूनिट प्रोडक्शन करने पे 12 रुपए का डिप्रिशिएशन लगता है। तो 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में 2,40,000 का डिप्रिशिएशन लगेगा एक साल का, क्योंकि ये सब एक साल का प्रोडक्शन है। 20,000 पर ईयर दिया हुआ यूनिट, और 15 और 10, तो 15,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 1,20,000, और ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 पर एनम। तो कभी कभी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, वो तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, कि जो हम लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं कि कैसे हुआ। जैसे ये दो मेथड था तो ये पढ़ के समझा जा सकता है, इसके लिए जैसे स्ट्रेट लाइन है तो फिर उसका हमें कुछ नॉलेज नहीं हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन जैसे ये मशीन आवर मेथड बोला है कि मशीन आवर मेथड यानी मशीन 1 घंटा चलने पे जितना खर्चा होगा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड मतलब 1 यूनिट प्रोडक्शन होने पे जितना खर्चा होगा उसके हिसाब से हमें निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक इलास्ट्रेशन 6 है जिसमें हमें क्वेरी लिस्ट बोला है। ठीक है, ये तो टाइम लगेगा करने में, लेकिन ये किया जा सकता है, वो यूनिट क्वांटिटी के ऊपर ही है। ठीक है, मतलब कोशिश करने पे हो सकता है। तो उसके बाद ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ये तो ये किया जा सकता है डेफिनेटली। तो ये हम यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7 लिख देते हैं, ये ट्राई करने से हो जाएगा, क्योंकि WDB मेथड तो हम लोगों ने काफी सारा किया। वो ट्रक वाला क्वेश्चन नहीं, वो तो SLM से था, उससे पहले वाला जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन। और यहाँ पर ये हमें प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला है, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो मैंने नहीं सीखा है। तो एक इलास्ट्रेशन 7 और इलास्ट्रेशन 6 जो है वो ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर किया जा सके तो कर सकते हैं, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है मैम, क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। अच्छा। बाय मैम। थैंक यू।